नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। ई साहित्य आज तक के मंच पर आपसे एक बार फिर जुड़ रही हूं और इस बार जिस मेहमान का आपसे परिचय मैं कराना चाहती हूं उसके लिए मैं एक तस्वीर आपकी आंखों के सामने उकेरना चाहती हूं। कल्पना कीजिए दिसंबर की घनघोर सर्दी, कल्पना कीजिए अमेठी, गौरीगंज, चाय की टपरी, मनोज शुक्ला नाम का एक लड़का जो रेडियो सुन रहा है और रेडियो पर एक लाइन आती है, मुंतशिर हम हैं तो रुखसार पर शबनम क्यों है, और मनोज मुंतशिर हो जाता है। बहुत स्वागत है मनोज मुंतशिर आपका ई साहित्य के इस मंच पर। कैसे हैं? बहुत बहुत आपकी शुक्रिया। कलम तो लगातार चल ही रही है, कुछ न कुछ सुनने को मिलते ही रहता है। श्वेता, अच्छी बात यह है कि आपने ई साहित्य, ये जो महाकुंभ है साहित्य का, और जब पूरी दुनिया डिप्रेशन के दौर से गुजर रही है, पूरा हिंदुस्तान ये सोच रहा है कि उनका वक्त कैसे गुजरे और पॉजिटिविटी कहां से आए, आपने और आज तक ने जो इतना बड़ा एक साहित्य का महाकुंभ उनके सामने, उत्सव, जश्न उनके सामने रख दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि आपने इस प्रोग्राम की, इस सेशन की शुरुआत वहीं से की जहां से दरअसल मनोज शुक्ला के मुंतशिर बनने की शुरुआत हुई थी। जी, शुरुआत बहुत जरूरी होती है ना, इसीलिए। लेकिन मनोज, हम अपनी पूरी बातचीत शुरू करें उससे पहले मैं चाहूंगी कि एक जो वीडियो है, दरअसल है तो एक कवि की पंक्तियां, आपकी कलम से निकली हुई कुछ लाइनें हैं, लेकिन उसे जिस तरीके से बांधा गया है, जिस तरीके से आज के परिवेश में वो महत्वपूर्ण हो जाता है, ये वीडियो जरा हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं और उसके बाद हम आगे बातचीत अपनी जारी रखते हैं। पहले ये वीडियो। मजदूर हैं हम और मानते हैं कि तुमसे थोड़ा अलग है। तुम्हारे जिस्म लहू और हड्डियों से बने हैं, हमारे सीमेंट और गिट्टियों से। तुम माँ की कोख से जन्म लेते हो, हम कारखाने की भट्टियों से। हम खदानों का कोयला हैं, तुम तिजोरी का सोना। तुम्हें पूरी दुनिया चाहिए, हमें सिर्फ एक कोना। बहुत मुश्किल है तुम्हारा और हमारा एक सा होना। ये बराबरी का दौर है, यहाँ किसी को छोटा कहते अच्छा नहीं लगता, पर तुम्हें कहें भी तो क्या कहें। तुम बेचारे महंगे मर्तबानों के मारे अपनी प्यास के लिए मिट्टी के प्याले नहीं कमा पाए, जिंदगी भर दौड़ते रहे और हमारी तरफ पैरों के छाले नहीं कमा पाए। स्क्वायर फीट्स के बाशिंदों, कभी जमीन बिछा के सोए हो क्या? ब्रेग्जिट पे आंसू बहाने वालों, कभी भारत मिलाप देख के रोए हो क्या? तुम्हारे जख्म मरहमों के मोहताज हैं और हमें चोट लग जाए तो धूप के फरिश्ते आके अपनी उंगलियों का सेंक देते हैं। तुम्हारे पास दुखों के वो हीरे कहाँ जो हमारे बच्चे खेल के फेंक देते हैं। तुम जुगनुओं के जागीरदार, हम तड़कता हुआ आफताब हैं। तुम नक्शों पे खिंची तंग दिल हकीकत, हम नई दुनिया का दरिया दिल ख्वाब हैं। तुम सिर्फ जिंदाबाद हो, हम इनकलाब हैं। यानी तुम बहुत मामूली हो, हम बहुत नायाब हैं। इसलिए आज हम अपनी गलती कबूल करते हैं। हमने मांगने से पहले देने वाले का बौनापन नहीं देखा। हमारी मेहनतों का कद तुम्हारी इमारतों से बड़ा है। तुम हमें क्या दोगे? तुम्हारी एक एक ईंट पर हमारे पसीने का उधार चढ़ा है। तुम हमें क्या दोगे? 21वीं सदी में महाशक्ति बनने का तुम्हारा सपना हमारे पैरों पर खड़ा है। तुम हमें क्या दोगे? हम देते हैं तुम्हें ये वचन कि आज तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं, पर वापस लौट के आएंगे। तुम्हारी ये कायनात जो उजड़ गई है, इसे फिर बसाएंगे। जिंदगी का मलबा देखकर आंसू मत बहाओ, हम ईश्वर के हाथ हैं, तुम्हारे लिए एक नई दुनिया बनाएंगे। क्या बात है, मतलब मां की कोख से लेकर भट्टी से जन्मना एक मजदूर का, सच में जो अदृश्य अभी तक हम सब के लिए थे वो कम से कम नजर आ रहे हैं आज उस दर्द को, उस वेदना को, उस पीड़ा को सब महसूस कर रहे हैं। लेकिन मनोज, मुझे सचमुच में, मैं ये अतिशोक्ति नहीं है, लेकिन मुझे रामधारी सिंह दिनकर से लेकर अदम गोंडवी, मुझे सारी पंक्तियां वो याद आ गई हैं। मुझे लगता है शायद कनेक्शन में कोई दिक्कत है, इसीलिए हमारी टेक्निकल टीम जब तक उनसे रिकनेक्ट। जी, अब सुन पा रही हैं आप?
इट्स बैक। सुन पा जी रहे जी हैं? जी, अब जी बताएं आपको। जी 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 हाँ, जी। मैं अच्छा, आपका अपनी सवाल नहीं सुन तारीफ वाला पाया। हिस्सा आप नहीं सुन पाए। जब मैं आपकी तारीफ कर रही थी, मैं रामधारी सिंह दिनकर से अदम गोंडवी तक आपको लेकर आ रही थी। वाह, क्या नहीं, बात है। सच में इसे महसूस कर पाना, मैं मनोज, इस तरीके से लिख पाना, बहुत बहुत बड़ी बात। श्वेता, वो इसलिए क्योंकि मैं भी इन्हीं मजदूरों और किसानों की औलाद हूँ। आज जो ये मनोज मुंतशिर दुनिया के सामने है, ये तो एक यात्रा के बाद खैर मैं यहाँ पहुंचा हूँ, लेकिन जो मेरी असलियत है, जो मेरी सच्चाई है, मेरा एक शेर है कि मेरे पैरों को तो मिट्टी में सना रहने दे, मेरे पैरों को तू मिट्टी में सना रहने दे, मेरा धरती से जो रिश्ता है बना रहने दे। तो ये वो वाह। रिश्ता है जिसके साथ मैं पला बढ़ा हूँ। मैं गौरीगंज, जो मेरा एक छोटा सा कस्बा है, अमेठी का एक हिस्सा है, मैं वहाँ हलों बैलों, मजदूरों और वो जो धान की फसलें लगाती हुई औरतें गीत गाती थीं, मैं उनकी पैदाइश हूँ, उनकी उपज हूँ। मुझे उन्होंने तराशा है। तो जाहिर सी बात है कि आज जब मैं देख रहा हूं कि हमारा जो भाग्य विधाता है, जिसने वाकई इतनी बड़ी दुनिया तामीर करके हमें दी है, जिसको हम मजदूर कहते हैं, उसको हमने मजबूर बना दिया है, तो मुझे तकलीफ होती है। और मुझे इस बात से भी तकलीफ होती है जब हम पार्ले जी के 2 बिस्किट के पैकेट देके फोटो खिंचवाते हैं और ट्वीट करते हैं कि देखो हमने इनकी मदद की। अरे तुम क्या मदद करोगे इनकी? इनकी मदद करने के लिए पहले एक लॉ है, नेचर का, कुदरत का लॉ है कि आप उसी की मदद कर सकते हैं जिससे आप ऊपर हों। आप मजदूरों से ऊपर नहीं हैं। ये सीमेंट, गिट्टी, मोरंग, बालू के बने हुए हैं, पर आप तमाम लोग, हमारे जैसे लोग जो एयर कंडीशन कमरों में बैठ के फिलॉसफी और दर्शन की बातें करते हैं, आपसे बहुत बड़े हैं मजदूर। जब इनसे बड़े हो जाना, जब तुम्हारा हाथ इनसे ऊपर हो जाए, तब इनको देने के बारे में सोचना। अभी तुम कुछ नहीं दे सकते इनको, अभी सिर्फ ये तुम्हें दे रहे हैं और आगे भी देंगे। क्योंकि आज जब ये तुम्हें छोड़ के चले गए ना, थोड़े दिनों बाद हमें पता चलेगा, थोड़े दिनों बाद, कुछ कुछ हफ्तों बाद हम पे जो असलियत खुलेगी ना और ये लॉकडाउन खत्म होंगे, तब हम देखेंगे कि हमने क्या खो दिया। हमारे पास इतनी बड़ी एटॉमिक एनर्जी थी, ये मजदूर एटॉमिक एनर्जी है। हमने इस ताकत को अपने हाथों से जाने दिया, ये पलायन कर गए, माइग्रेट कर गए। मुंबई, जिस शहर में मैं रहता हूं, इस शहर में सवेरे से लेकर शाम तक मैं 100 बार ऐसे मंजर देखता हूं जहां मुझे लगता है कि यार भाग्य विधाता, खुदा अगर कोई है इस दुनिया का, तो वो ये मजदूर है और हमने इनको जाने दिया। ये हमारा नुकसान है, ये हमारा लॉस है। पर साथ में मैं ये भी जानता हूं श्वेता कि इनका दिल बहुत बड़ा है, ये वापस लौट के आएंगे। और जैसा कि मैंने अपनी कविता की आखिरी पंक्तियों में कहा कि ये ईश्वर के हाथ हैं, हमारी इस उजड़ी हुई दुनिया को ये फिर से बसाएंगे। वाकई। और वही फिर अदम गोंडवी जिनका नाम लिया मैंने, वही जिसके हाथों में छाले पैरों में बिवाई है, उन्हीं के दम से तुम्हारे बंगले में रौनक आई है। ये सोच, हम अगर राष्ट्रधन कहते हैं तो हमें वो सोचना भी पड़ेगा। पर मनोज, ऐसा तो नहीं है कि कोरोना और लॉकडाउन से सब कुछ नेगेटिव ही निकला है। कई अच्छी चीजें भी निकल कर आई हैं, कई रिश्ते भी जुड़े हैं, भले ही दूरियां बढ़ी हो। आप महसूस कर रहे हैं ऐसा? हाँ, मैं महसूस कर रहा हूँ। जब मैं अपने कमरे में बैठ के लिख रहा होता था और बगल में किचन है मेरे स्टडी से लगा हुआ, और वहां एक बर्तन मेरी मेड के हाथ से छूट जाता था और छनाक की आवाज होती थी और मेरी जो एकाग्रता है वो भंग होती थी, तो मुझे बड़ा बुरा लगता था। यार मैं लिख रहा हूँ और तुम यहाँ शोर मचा रही हो। अब जब मैंने खुद बर्तन धुले ना, तो मैं देखता हूँ कि दिन में सुबह से लेकर शाम तक कम से कम 10 बार मेरे हाथ से बर्तन गिर जाता है, क्योंकि जो साबुन की चिकनाई है ना, वो बर्तन को गिरा देती है आपके हाथों से। ये पहले महसूस नहीं किया था, ये मैंने अब महसूस किया है। और मैं एक बात, ये आपने बिल्कुल सही कही श्वेता, कि सब कुछ बुरा ही नहीं हुआ है। ये आपके ऊपर है कि आप कंज्यूम कैसे करते हैं। न्यूटन के सर पे सेब गिरा और उसने लॉ ऑफ ग्रेविटी ढूंढ निकाला, ये हम सबको पता है, हम सब ने अपनी किताबों में पढ़ा है। लेकिन मैं आपको आज बता रहा हूं, और ई साहित्य आज तक के मंच से बता रहा हूं, कि न्यूटन के सर पे सेब गिरने की जो अवधि थी, जो पीरियड था, वो लॉकडाउन का था। उस वक्त द ग्रेट प्लेग से गुजर रही थी, इतना बड़ा प्लेग जो लंदन की तकरीबन 1/4 आबादी को निगल गया था। 1 लाख लोग मारे गए थे, ये 1600 के आसपास की बात है, 17वीं शताब्दी की। उस प्लेग ने जब न्यूटन को एक कमरे में ढकेल दिया जहां उनके पास सिर्फ उनकी किताबें हैं और उनके यंत्र हैं और वो कुछ नहीं कर सकते, तो इस आदमी ने पता है क्या किया? इस आदमी ने डिफरेंशियल, इंटीग्रल, कैलकुलस, ऑप्टिक्स और ग्रेविटेशन की वो थ्योरीज ढूंढ निकाली जिन पे मॉडर्न साइंस आज तक नाज करता है, या मैं सच कहूं तो मॉडर्न साइंस आज तक कर्जदार है इन थ्योरीज की। ये लॉकडाउन में निकली थी। शेक्सपियर जब क्वारंटाइन में थे, ये भी उसी 17वीं सदी की बात है, द ग्रेट प्लेग की बात कर रहा हूं मैं। शेक्सपियर ने क्वारंटाइन में क्या किया? शेक्सपियर क्वारंटाइन में डिप्रेशन में नहीं गए मेरे दोस्त, उन्होंने मैकबेथ लिखा, उन्होंने किंग लियर लिखा, एंटोनी और क्लियोपेट्रा लिखा। ये सब क्वारंटाइन का लिखा हुआ है। तो साहिब लुधियानवी का एक शेर है कि 1000 बर्फ गिरे
लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। तो जो ये तय कर चुका है कि उसे हार नहीं माननी, उसे दुनिया की कोई महामारी, कोई प्लेग हरा नहीं सकता। बिल्कुल, बहुत सही बात है ये। और थ्योरी से अलग, दरअसल एक कलाकार, एक साहित्यकार का जो मन है वो कभी थ्योरी से चलता नहीं है। तो मनोज मुंतशिर का मन, उनकी कलम पहली बार कब चलना शुरू हुई, किस बात पे? ये इसके जवाब में मैं पहले आपको किसी का बहुत पुराना सुना हुआ शेर सुनाऊं और आपको मैं आगाह कर दूं कि आप एक ऐसे इलाके में जा रही हैं जो बात बहुत दूर तक पहुंचेगी श्वेता। हाँ। मेरे दिल की राह दूर तक लेके कुरेद चलते हैं अभी। मत, मेरे दिल की राह कुरेद मत, इसे मुस्कुरा के हवा न दे, ये चिराग फिर भी चिराग है, कहीं तेरे हाथ जला न दे। तो वाह, खैर, क्या बात है। अब जब आपने राह कुरेद ही दी है तो मैं 94 में वापस लौटता हूँ। 1994 फिर से वही अमेठी, और फिर से उसी अमेठी का एक स्कूल जहां मुझे पहली बार मोहब्बत हुई। ये कहते हुए अक्सर मैं ब्लश करने लगता हूँ कि यार ये पहला जो प्यार है ना, वो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता अगर मैं कहता कि बहुत मेच्योर होके जब मैं 26-28 साल का था तो मैंने पहली बार इश्क किया। ऐसा है नहीं। जब मुझे पहली मोहब्बत हुई थी तो मैं 20 साल का भी पूरा नहीं हुआ था, मैं 17 साल का था, और जोर शोर से हुई थी, तूफानी मोहब्बत हुई थी। ऐसी मोहब्बत के अब हम दरियाओं का सीना चीर के निकल जाएंगे, ऐसी मोहब्बत। और फिर हुआ यूं कि मैं तो राइटर था, मुझे तब भी लिखने का बहुत शौक था। जब मेरे स्कूल के बच्चे बैठते और ये बातें करते कि मैं तो ना आईआईटी दूंगा, मैं तो रुड़की जाऊंगा, मैं तो पिलानी जाऊंगा, तो मैं उस वक्त चुपचाप बैठता और कहता मैं तो मुंबई जाऊंगा। अच्छा, तुम मुंबई में कौन से कॉलेज में? मैंने कहा कॉलेज में नहीं, मैं फिल्म लिखूंगा, गाने लिखूंगा। तो जाहिर सी बात है कि दुनियावी नजर से मुझे आवारा घोषित कर दिया गया था कि ये तो किसी काम का नहीं है। और ऐसे ही माहौल में एक दिन जो मेरी माशूका थी, अब नाम तो ले नहीं सकता, नाम क्या मतलब, मैं तो उस गली से भी नहीं गुजरता। बशर पत्र का शेर है कि मैं खुद भी एहतियातन उस गली से कम गुजरता हूं, कोई मासूम क्यों मेरे लिए बदनाम हो जाए। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि एक दिन वो मेरे पास आई श्वेता, और उन्होंने मुझसे कहा कि देखो जी। कुछ लेटर्स और फोटोग्राफ्स हैं तुम्हारे पास जो मेरे हैं, वो तुम मुझे वापस कर दो। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या हो गया? नहीं, तुम मेरे पापा को पसंद नहीं हो। मैंने कहा यार सुनो, दुनिया में किसी लड़की के बाप को उसका बॉयफ्रेंड पसंद नहीं आया आज तक, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, पापा को ठीक कर लेंगे हम। नहीं नहीं, तुम ऐसा करोगे, पापा कहते हैं कि तुम कुछ लाइफ में करोगे नहीं, तुम बहुत बड़े फेलियर हो। मैंने कहा तुम्हारे पापा गलत कह रहे हैं, मैं जो करूंगा वो किसी ने नहीं किया होगा। बहरहाल चलो कोई बात नहीं। वहां मुझे एक गुस्सा मेरे अंदर उपजना शुरू हुआ श्वेता, कि इस लड़की का जो इन्वेस्टमेंट था मुझ में, वो क्या था? वो कागज के कुछ टुकड़े जिसे चिट्ठियां कहते हैं, और कुछ कार्डबोर्डिश टुकड़े जिनको फोटोग्राफ्स कहते हैं, ये इसका इन्वेस्टमेंट था। मेरा इन्वेस्टमेंट इस लड़की में मेरे 2 साल थे, जब 2 साल मैंने पागलों की तरह इसको इश्क किया है। जब मेरी उम्र के लड़के क्रिकेट खेलते थे, मैं मई जून की दोपहरी में खड़ा होकर उसी ग्राउंड में उस लड़की का दरवाजा खुलने का, उसकी खिड़की खुलने का इंतजार करता था। इतना कुछ जो मैंने इन्वेस्ट किया है, ये मुझे कौन लौटाएगा? पहली बार एक गुस्सा, एक बगावत नज्म में ढल के निकली मेरे अंदर से, और वो नज्म कुछ यूं थी कि आंखों की चमक, जीने की लहक, सांसों की रवानी वापस दे। आंखों की चमक, जीने की लहक, सांसों की रवानी वापस दे, मैं तेरे खत लौटा दूंगा, तू मेरी जवानी वापस दे। वाह। वो दिन थे जब पलकों पे ख्वाब पिघलते थे। वो दिन भी कैसे मोहब्बत आपके चेहरे का नूर छीन लेती है। जब आप जुदाई से गुजरते हैं, जिसको आप चाहते हैं, जब आप उसकी झलक नहीं देख पाते, आपकी आंखों की रोशनी बुझ जाती है, आपके चेहरे का नूर बुझ जाता है। वो दिन भी कैसे दिन थे जब पलकों पे ख्वाब पिघलते थे, जब शाम ढले सूरज डूबे, दिल के अंगारे जलते थे। वो धूप छांव सब खाक हुई, यादों के चेहरे पीले हैं, कल ख्वाबों की फसलें थी जहां, अब रेत के बंजर टीले हैं। आंखों के दरिया सूख गए, ला इनका पानी वापस दे, मैं तेरे खत लौटा दूंगा, तू मेरी जवानी वापस दे। जवानी वापस दे, वाह क्या बात है। और ये सोच के कि एक 12वीं में पढ़ने वाला लड़का इस तरह की पंक्तियां लिख रहा है, लेकिन तब से ही सीरियस आप हो गए कि मैं अब लिखूंगा? क्योंकि मैंने कभी सुना नहीं कि किसी ने ये सपना देखा हो कि मैं एक राइटर बनूंगा। आप बहुत क्लियर थे उस समय से कि मुझे जाना है मुंबई और यही करना है। मैं ये तो बहुत पहले क्लियर कर चुका था, बिफोर आई गॉट इनटू माय ग्रेजुएशन। उस वक्त मैं तय कर चुका था कि मुझे लिखना है। अब लिखने की कई विधाएं हैं हमारे देश में। आप किताबें लिख सकते हैं, आप मुशायरे कर सकते हैं, आप शायर बन सकते हैं।
मैं फिल्मों में जाऊंगा ये मैंने तय किया 97 के आसपास की बात है, जब मेरे हाथ साहिर लुधियानवी की एक किताब आ गई, तलखियां। वो भी एक अजीब सा इत्तेफाक था, जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था, सेकेंड ईयर में था मैं, या थर्ड ईयर में था शायद, बीएससी। और एक दिन मैं अमेठी से ट्रेन पकड़ के, एक ट्रेन चलती थी जिसका नाम था पीआरएल, और वो ट्रेन अमेठी से इलाहाबाद, जो 110 किलोमीटर का डिस्टेंस है या 100 किलोमीटर के अंदर का ही डिस्टेंस है, वो तकरीबन 5 घंटे में तय करती थी। छुक छुक गाड़ी थी, भग भग गाड़ी। वो एक दिन प्रतापगढ़ नामक एक स्टेशन पे बीच में खराब हो गई, और हमें आके बताया गया कि देखिए भाई, ये ट्रेन 2 घंटे कम से कम इसको बनने में लगेंगे, तब तक आप लोग थोड़ा घूम टहल लो, समोसे वमोसे खा लो। तो खैर समोसे तो क्या खाते, बिल्ली दूध की तरफ भागती है, मैं बुक स्टॉल की तरफ। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आज भी प्रतापगढ़ में जो रेलवे स्टेशन है, वहां प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे वो बुक स्टॉल आज भी है। तो मैं उस बुक स्टॉल की तरफ भागा, और जो पहली किताब मेरे हाथ में आई वो थी साहिर लुधियानवी की तलखियां। प्रकाश पंडित का एडिट किया हुआ दीवान था वो। मैंने वो किताब उठाई, और जो पहले पन्ने पे लिखा था श्वेता, वो था कि दुनिया ने तजुर्बातों हवादिस की शक्ल में, यानी दुनिया ने मुझे तजुर्बों और हादसों की शक्ल में, दुनिया ने तजुर्बातों हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया था लौटा रहा हूं मैं। और ये बात कहीं मेरे दिल पे लग गई। मैंने किताब का जो बैक कवर था वो पलटा, उस पे लिखा हुआ था मूल्य 18 रुपए। अब ये 18 रुपए श्वेता 97 में मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी। मैं ये जानता था कि अगर मैंने ये किताब ले ली तो कम से कम 4 से 5 दिनों का मेरा नाश्ता सुबह का वो कुर्बान हो जाएगा, क्योंकि ये 18 रुपए कहीं तो एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो थोड़ी देर साहिर लुधियानवी में और मेरी भूख में, मेरे नाश्ते में एक जद्दोजहद, एक जंग, एक संघर्ष चला। और जैसा कि साहिर साहब का मिजाज हमेशा रहा है, वो जीतते रहे, वो इस बार भी जीत गए। और मैंने 18 रुपए रखे, वो किताब उठाई, पढ़ना शुरू की, गाड़ी बन गई। जब तक मैं प्रतापगढ़ से इलाहाबाद पहुंचता, मेरा दिल, मेरा दिमाग मुंबई पहुंच चुका था। मैं ये तय कर चुका था कि मुझे साहिर जैसा बनना है। वाह, और उस रास्ते पर चल पड़े। मंजिल दरअसल हमेशा दूर ही रखनी चाहिए थोड़ी सी अपने से, क्योंकि उस रास्ते का ही मजा है। लेकिन आपसे ये जो आप जो कह रहे थे कि बहुत गलत चीज कुरेद दी मैंने और वो बड़े दूर तलक जाएगी, तो उसी गाड़ी पे सवार होकर थोड़ा सा आगे जाऊंगी आपके साथ, क्योंकि मैं ये समझना चाहती हूं कि जो तेरी मिट्टी में मिल जावा में राष्ट्र प्रेम इतना गहरा नजर आता है जिसकी पंक्तियों में, उसका MS धोनी की जब गाने लिखता है तो उसमें एक अलग प्रेम, गलियां अलग प्रेम नजर आता है। आप ज्यादा पसंद क्या करते हैं, श्रृंगार रस या वीर रस? देखिए, मैं रस पसंद करता हूं। अब वो रस श्रृंगार से आए, वो वीरता से आए, वो किसी भी तरह से आए, पर आपकी जिंदगी में जो नव रस है ना, इनकी जगह हमेशा बनी रहनी चाहिए। वो जिंदगी बहुत दुखद है। मैं क्योंकि कमर्शियल राइटिंग हूं, मैं फिल्मों के लिए गाने लिखता हूं, तो अक्सर मेरे पास ये चॉइस नहीं होती। जब मेरे सामने एक सिचुएशन आती है तो मैं खाली ये देखता हूं कि इस सिचुएशन को हम बेस्ट कैसे निभा सकते हैं। और आपने बात की प्यार की, तो मैं एक बात आपको हमेशा बता दूं कि जिस इंसान ने टूटने का, बिखरने का दर्द नहीं सहा है, वो अगर शायर बन भी गया तो झूठा शायर होगा, उसकी उम्र बहुत लंबी नहीं होगी। जोश मलियाबादी का एक शेर है कि मेरे रोने का जिसमें किस्सा है, मेरे रोने का जिसमें किस्सा है, उम्र का बेहतरीन हिस्सा है। तो ये आपके ऊपर है। आप किसी चीज को, आपके हाथ में एटॉमिक पावर मिलता है, आपको एटम्स मिले, अब आप उससे बिजली बना लें या कहीं आग लगा लें, ये बॉम्ब बना के कहीं गिरा दें, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपके ऊपर है। तो मेरे पास एक चीज तय थी कि मुझे पता था कि अगर मुझे कुदरत ने एक ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा किया है जहां आई एम हार्ट ब्रोकन, सो इट हैज टू बी माई पावर। और फिर एक मेरा शेर था कि जो भी मिला इसलिए मिला कि हंस के बहुत कुछ खोया हमने, जो भी मिला इसलिए मिला कि हंस के बहुत कुछ खोया हमने, ये जो सूरज देख रहे हो जुगनू जुगनू बोया हमने। तो ये मेरे अंदर जो टूटे हुए दिल की किरचें थी, एक एक किरच को मैंने उठा के संभाल के रखा है, और कभी इससे परहेज नहीं किया। कभी किसी दुख को महसूस करने से, कभी किसी कांटे की नोक पर हाथ रखने से ये परहेज, ये गुरेज नहीं किया मैंने कि ये मुझे चुभ जाएगा। अगर ये चुभता है तो मैं जरूर हाथ रखूंगा, क्योंकि ये चुभना ही चाहिए। जब तक मैं दर्द नहीं समझूंगा तब तक मैं शेर कैसे कहूंगा। एक मेरा शेर था कि ये, मैं खैर भूल गया, मैं कहीं और निकल गया, आप मुझे बहुत जज्बाती कर रही हैं। मैं अपने दिल की दरारें न भरने दूंगा कभी,
सलाम सुने, वो शेर सुने, याद आया मुझे कि सलाम करते हैं रस्ते भी उस मुसाफिर को, वो जिसके पाँव में हर रोज छाले आते हैं। सलाम करते हैं रस्ते भी उस मुसाफिर को, वो जिसके पाँव में हर रोज छाले आते हैं। मैं अपने दिल की दरारें न भरने दूंगा कभी, इन्हीं दरारों से मुझ में उजाले आते हैं। तो मैं मोहब्बत करता रहा, और कभी इस बात से मैंने परहेज नहीं किया कि टूटे हुए दिल के साथ आप किसी से इश्क नहीं कर सकते। मैं तो यहां तक कहता रहा कि अगर आप एक तरफा भी इश्क कर रहे हैं और आपका इश्क किसी की जिंदगी में खलल नहीं डाल रहा, किसी के लिए कोई बहुत बड़ी दुविधा, बहुत बड़ी मुश्किल नहीं पैदा कर रहा, तो आपको अकेले अपनी तन्हाई में अपने मिजाज की, अपनी मर्जी की लड़की से या लड़के से इश्क करने का हक है। दुनिया का कोई कानून, कोई संविधान, कोई रस्म रिवाज और कोई समाज आपसे यह हक छीन नहीं सकता। आप एक तरफा प्यार कर सकते हैं। वो मेरा चांद 100 टुकड़ों में टूटा, जिसे मैं देखता था आंख भर के। वो मेरा चांद वाह। 100 टुकड़ों में टूटा, 100 जिसे मैं टुकड़ों में देखता था टूटा। आंख भर के। जहां पर लाल हो जाते हैं आंसू, मैं लौटा हूं उसी हद से गुजर के। मुझे मालूम है क्या बात है। शामें तुम्हारी किसी के नाम लिखी जा चुकी हैं। मुझे मालूम है शामें तुम्हारी किसी के नाम लिखी जा चुकी हैं, मगर मैं क्या करूं कि मेरी घड़ियां तुम्हारे वक्त पे अब तक रुकी हैं। मेरी हो तुम, ये कोई ना कहेगा, मगर ये सच तो फिर भी सच रहेगा। मैं तुमसे प्यार करता था, मैं तुमसे प्यार करता हूं। ये कैसा राब्ता है मेरा तुमसे, तुम्हें खोने से डरता था, तुम्हें खोने से डरता हूं। मैं तुमसे प्यार करता था, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं ये नज्म मुकम्मल करता हूं कि जहर बरसा है क्या नींदों पे मेरी, या मेरी आंखों में नश्तर गड़े हैं। जहर बरसा है क्या नींदों पे मेरी, या मेरी आंखों में नश्तर गड़े हैं। वजह क्या है कोई समझाए मुझको, ये मेरे ख्वाब क्यों नीले पड़े हैं। तसल्ली अपनी अपने पास रखो, मुझे ये दर्द की रातें हैं प्यारी। ये मेरा इश्क है, मेरा रहेगा, जरूरत ही नहीं मुझको तुम्हारी। खलिश वाह। अब तक मेरे दिल में दबी है, मुझे जो कल थी वो जिद आज भी है। मैं तुमसे प्यार करता था, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हारी खैरियत के वास्ते मैं दुआएं तब भी पढ़ता था, दुआएं अब भी पढ़ता हूं। मैं तुमसे प्यार करता था, मैं तुमसे प्यार करता हूं। भटकती रह गई एक रात बहुत। मेरी, तुम्हारे बाजुओं में सो न पाई। भटकती रह गई एक रात मेरी, तुम्हारे बाजुओं में सो न पाई। बहुत कुछ होता है दुनिया में, लेकिन यही एक चीज थी जो हो न पाई। हवा में घर बनाया था कभी जो, उसी के सामने बेबस पड़ा हूं। तुम्हारे बिन दरीचा कौन खोले, कई जन्मों से मैं बाहर खड़ा हूं। ये दिल जो पन्ना पन्ना फट चुका है, कभी पढ़ना कि इस पर क्या लिखा है। मैं तुमसे प्यार करता था, मैं तुमसे प्यार करता हूं। जो जीते जी न मेरा नाम लेंगे, उन्हीं होठों पे मरता था, उन्हीं होठों पे मरता हूं। मैं तुमसे प्यार करता था, मैं तुमसे प्यार करता हूं। क्या बात है। मतलब मैं इस पर जो आपने अभी अभी बात कही थी ना, जिसने ये दर्द सहा न हो, वो सच्चा शायर नहीं हो सकता है। और सचमुच में जिसको, जो अभी हम कोरोना के लिए भी बात कर रहे थे ना कि कुछ नेगेटिव है तो उसमें से कुछ पॉजिटिव निकल कर आया है, तो ये इतना कुछ, इतनी कुछ सुंदर पंक्तियां निकल कर आई हैं, इतनी खूबसूरत पंक्तियां निकल कर आई हैं। लेकिन उर्दू आपकी नेचुरल भाषा तो नहीं रही होगी मनोज। आप मतलब जैसे हमेशा एक खांचे में बांट दिया जाता है कि क्लिष्ट हिंदी अगर आप लिख रहे हैं तो आप अच्छी कविताएं लिख सकते हैं, और वाकई उस पूरी परंपरा, राष्ट्र कवियों की जो परंपरा हमारी रही है वो एक और रही है। और जो शायर रहे हैं उसमें ऐसी जुबान होनी चाहिए कि उसमें उर्दू का एक शब्द हो तो उसके बाद उसका मतलब बताया जाता है, तभी जाकर वो महफिल कुछ और सुंदर नजर आती है। लेकिन ये मनोज मुंतशिर ने जो लिखने का पूरा सिलसिला शुरू किया, उसमें भाषा कितनी अहम थी और भाव कितना अहम था? भाव ही अहम होता है। ये एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने श्वेता। पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि ये सवाल आपने साहित्य आज तक के मंच से पूछा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि तमाम मेरे साथी इस वक्त मुझे सुन रहे होंगे, जो राइटर्स हैं, जो लिखना चाहते हैं, जो एस्पायरिंग राइटर्स हैं, उनको ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि भाषा एक बहुत बड़ा आवरण है जो बहुत जरूरी है, लेकिन अगर उस आवरण के अंदर एक धड़कता हुआ खूबसूरत दिल ना हो, रूह ना हो, तो उस भाषा का, उस आवरण का कोई मतलब नहीं है। भाषा हमारे यहाँ हमेशा ओवर एस्टिमेट की गई है, भाषा एग्जेजरेट की गई। भाषा बहुत जरूरी नहीं है। पहली चीज है कि आप जो कह रहे हैं वो बात क्या है, क्या वो बात कहने लायक है,
क्या उस बात में कुछ ऐसा सार तत्व है जिसे समाज का, दुनिया का, सुनने वालों का कोई फायदा होने वाला है? अगर वो बात ही खराब है, तो आप उसके ऊपर कितनी भी मुलम्मेबाजी कर लें, कितनी भी भाषा की परतें चढ़ा लें, वो सब झूठ होगा। अब भाषा, आपने हिंदी और उर्दू की बात की। मैं एक बात चलिए, मैं तो एक बहुत अच्छे चैनल पे हूँ इस वक्त, बहुत जिम्मेदार चैनल पे हूँ जो हमेशा न्यूट्रलिटी के लिए अपनी जाना गया है। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ, यहाँ से उठाना चाहता हूँ ये बात मैं, कि हिंदी सिनेमा, जिसको हम इतने जमाने से हिंदी सिनेमा, हिंदी फिल्में करते आ रहे हैं, मुझे लगता है कि जब भी हम हिंदी सिनेमा की बात करें या सेंसर के सर्टिफिकेट पे जाएं, तो सेंसर का सर्टिफिकेट तब तक इम्पार्शियल नहीं हो सकता जब तक उसके आगे हिंदी/उर्दू ना लिखा हो। कुछ भी मुकम्मल हिंदी सिनेमा नहीं है इस देश में। जब से बन रही है, मैं ये बात दावे से कह रहा हूं कि कोई भी फिल्म हिंदी फिल्म नहीं है, कोई भी फिल्म सिर्फ हिंदी फिल्म नहीं है, वो हिंदी/उर्दू। एक एग्जांपल आपको देता हूं, मैंने पहले भी कई बार दिया है कि हम एक ऐसे देश में हैं जहां भाषा इतनी मिली जुली है। जब से हमारे यहाँ मुगलों का इन्फ्लुएंस हुआ, और ठीक है, अब आप इतिहास को अपने अपने तरीके से ब्रैकेटाइज करके देख लें, अच्छा कहें बुरा कहें, पर मुगलों के इन्फ्लुएंस से जो कई चीजें अच्छी आई हैं, उनमें एक चीज बेहद अच्छी थी, और वो ये थी कि हमें एक बड़ी भारी पूरी भाषा मिली, रिच लैंग्वेज मिली। उर्दू की सबसे खास बात यह है कि ये संस्कृत को भी अपने अंदर इस खूबसूरती से समो लेती है कि आपको पता ही नहीं चलता कि ये जो आपने शब्द सुना ये एक्चुअली संस्कृत का है, उर्दू का नहीं है। तो ये भाषा जो है हिंदी/उर्दू, ये हमारी मिट्टी की देन है। इस पे हम जितना फख्र करें, जितना नाज करें, वो कम है। मैं जो बात आपसे कह रहा था कि अगर किसी को एक कप चाय मांगनी हो तो वो शुद्ध हिंदी या शुद्ध उर्दू में नहीं मांग सकता, क्योंकि हिंदी जो संस्कृत हिंदी है, जब वो अपने सिंहासन से नीचे उतर के आती है तो वो हिंदी/उर्दू बन जाती है। सिमिलरली जब अरबिक और पर्शियन वो जब अपने सिंहासन से उतरती है और आम आदमी के गली कूचे, चौबारे, सड़कों, चौराहों, मोहल्लों तक जाती है, तो वो हिंदी/उर्दू बन जाती है। आप कैसे मांगेंगे हिंदी में चाय कि एक मृतिका पात्र में दुग्ध शर्करा युक्त उष्ण पेय प्रदान किया जाए? आपको चाय कौन देगा? चलिए आप अरबिक में मांग लीजिए, जो एकदम खड़ी, जिसे कहते हैं कि स्टॉन्च अरबिक या उर्दू है, उसमें मांग लीजिए। एक लबरेज़ तपिश प्याला बरगे बरतानिया पेश किया जाए, कौन चाय देगा आपको भाई साहब? तो जब हम कहते हैं ना कि एक प्याला चाय दे दो या एक कप चाय दे दो, तो हम भारत की वो मिली जुली गंगा जमुनी साझी तहजीब की बात कर रहे हैं, जिस पर मैं और आप, हम सबको नाज है, और इसी भाषा के सहारे हम जीते हैं। इसी भाषा के सहारे मेरे जैसे मामूली लोगों का पेट भरता है। ये भाषा बहुत अजीम है और हम सबसे बड़ी। तो फिर एक साहित्यकार जो ऐसी सोच रखता है, उसके लिए कैसा वो मंजर था जब उससे कहा गया कि बाहुबली के डायलॉग लिखने पड़ेंगे, जो मूल रूप से किसी दूसरी भाषा में बन रही थी फिल्म? अब आप देखें, आपने बिल्कुल सही कनेक्ट किया है सवाल को, कि जहां एक तरफ मैं उर्दू की तरफ बहुत इन्फ्लुएंस रहा, उर्दू से, और बहुत झुका हुआ रहा, वहीं जब बाहुबली लिखने की बात आई तो मुझे पता था कि इस फिल्म का जो, हालांकि फैंटेसी है, लेकिन फैंटेसी के बावजूद जो पूरी फिल्म का फैब्रिक है, जो टेक्सचर है, वो टेक्सचर बहुत प्रो हिंदी ही रखेंगे तो ही बात बनेगी। क्योंकि ओरिजिनली फिल्म तेलुगु में थी, और हमें पता है कि तेलुगु में कितना ज्यादा संस्कृत का इन्फ्लुएंस है, कितनी करीब है वो लैंग्वेज संस्कृत के। तो जाहिर सी बात है कि मैं तेलुगु में जो पिक्चर ओरिजिनली लिखी गई है, उस पिक्चर को जब मैं दूर करता हूं तेलुगु से, तो इतना भी दूर लेके ना चला जाऊं कि वो पिक्चर की ओरिजिनलिटी, उसकी वास्तविकता, उसकी यथार्थता मर जाए। तो सबसे नजदीक कौन सी भाषा है तेलुगु के? वो संस्कृतनिष्ठ हिंदी है। तो जब मुझसे मेरी फिल्म के पूरा का पूरा जो डायफ्राम था, उसने ये मांगा, तो मैंने संस्कृतनिष्ठ हिंदी देने की कोशिश की। और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि शोले के बाद अगर किसी फिल्म का डायलॉग इस देश का बच्चा दोहराता है तो वो बाहुबली है। ऐसा कोई नहीं मिलेगा आपको इस देश में जो ये ना कहता हो कि औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते हैं उसका गला। ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो हंस के किसी से ये ना कहे कि जब तक तुम मेरे साथ हो मामा, मुझे मारने वाला पैदा नहीं है। कितने सालों तक देश के नैरेटिव में यही रहा था, बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा। ये तो खैर पटकथा भी थी, लेकिन उसके साथ जो डायलॉग जुड़ा वो भी वाकई बहुत ही सुंदरता से जुड़ गया। लेकिन जी मनोज, एक तरफ है बाहुबली के वो डायलॉग्स, एक तरफ है वो गीत जो आप लिखते हैं, एक तरफ है वो जो अलग कविताएं जिनमें आपकी आवाज में हम कभी खुशकिस्मत होते हैं तो सुन लेते हैं। इन सब को आप अलग खांचों में रखते हैं या फिर आपकी रचनात्मकता का एक बहाव है जिसमें ये बहते जाते हैं? क्या आप किसी को लेकर पक्षपातपूर्ण हैं? आपको लगता है कि ये मुझे ज्यादा पसंद है, ये कम पसंद है, या फिर नहीं? देखिए, मैं अगर बहुत ईमानदारी से इसका मैं वैसा जवाब दे सकता हूं जिसे डिप्लोमेटिक जवाब कह सकते हैं, लेकिन मैं डिप्लोमेटिक आपके साथ क्या होऊंगा श्वेता, आप दोस्त हैं और इस वक्त जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो सब भी दोस्त ही हैं।
तो अब दोस्तों से कोई पर्दा रख के बात नहीं की जाती है। साफ तौर पे कहूं तो मैं सबसे ज्यादा जो चीज मेरे दिल के करीब है वो है गाने लिखना, फिल्मों के गाने लिखना। और फिल्मों के गाने जब मैं कहता हूं तो फिल्मों के गाने लिखना छोटी चीज नहीं है। ये वो दुनिया है जहां सुमित्रा नंदन पंत से लेके जॉन एलिया और मजाज लखनवी जैसे लेजेंड्स ने कोशिश की फिल्मों के गाने लिखने के, और वो हमारे लिए बहुत बड़ा रुतबा रखते हैं, लेकिन फिल्मी फ्रेमवर्क में वो फिट नहीं हो पाए। तो जरूर ये दुनिया कुछ तो मुश्किल होगी, यहाँ कुछ तो ऐसा है जिसको साधने में, जिसको क्रैक करने में पसीने छूट जाते हैं। मुझे इस बात से बड़ी तकलीफ होती है जब एक साहित्य वर्ग, जो बुर्जुआ साहित्य वर्ग है, हम उनसे सीखते हैं, हम उनको बड़ा मानते हैं, हम उनको बड़ा मानते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो अक्सर हमें बहुत छोटा मानते हैं। वो क्यों छोटा मानते हैं कि यार ये तो फिल्मों वाले हैं, हम फिल्मों वाले हैं। मैं इस बात का चैलेंज करता हूं कि कभी आप वाकई आए और एक कमरे में बैठें जहां की एक तरफ फिल्म का डायरेक्टर है, एक तरफ फिल्म का प्रोड्यूसर है, एक तरफ दो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स भी हैं, इधर म्यूजिक डायरेक्टर बैठा हुआ है, इधर सिंगर बैठा हुआ है, उधर म्यूजिक कंपनी का मालिक बैठा हुआ है, और म्यूजिक कंपनी के मालिक की बीवी भी बैठी हुई है, और ये सब मिलके आपसे कहते हैं यार एक लाइन दे दो। इतने दिमागों को आप एक लाइन कौन सी देंगे जो सबके लिए बराबर वर्क करे? यकीन मानिए पसीने छूट जाते हैं। तो अच्छा, कोई टाइम फ्रेम होता है कि कितनी देर में मैं लिख सकता हूं, या मतलब ऐसे अब जब इतना सारा दबाव हर तरफ से रहता है, हर तरफ से लोग बैठे हैं, तो उसमें कभी होता है कि मतलब जल्दी करना है या आराम का समय है? अगर आपको याद करने के लिए कहूं कि सबसे तेज क्या लिखा था या सबसे ज्यादा समय किसमें लगा, तो वो चीजें आपको याद है अभी? सबसे तेज मैंने गलियां लिखा था। गलियां डॉट 90 सेकंड में लिखा गया था, मुखड़ा पूरा। मैं मुखड़े की बात कर रहा हूं। गलियां का मुखड़ा मुझ पर उतरा है कहीं से। हाँ। मतलब मैं एक दिन जॉग करते हुए अपने घर से निकला, ये तब मैं फिल्मों के गाने लिखता नहीं था श्वेता, तब मैं टेलीविजन बहुत सारा किया करता था, पर फिल्मों के गाने में मैंने कोई ब्रेक थ्रू मुझे नहीं मिला था। तो ये 2013 की बात है, 2013 की एक शाम, एक सुबह मैं जॉगिंग के लिए अपने घर से निकला सुबह 6 बजे, और अचानक मेरी नजर गई कि मेरे घर तक जो एक लेन आती है, उस लेन पे एक शिलान्यास हुआ है, उस लेन का नामकरण हुआ था, उस पर लिखा हुआ था गोविंद जी श्रॉफ मार्ग। मैं आज भी वहीं रहता हूँ, गोरेगांव में। तो ये गोविंद जी श्रॉफ मार्ग मैंने देखा, और मार्ग वर्ड मेरे दिमाग में अटक गया। अब मैं जॉगिंग करते करते सोचने लगा, मार्ग, पथ, पगडंडी, रास्ता, रहगुजर, रोड, स्ट्रीट, लेन, गली, गलियां, बड़ा रोमांटिक वर्ड है यार। अब ये गलियां जैसे कुछ बिजली की कौंधी मेरे दिमाग में, और अगले 90 सेकंड्स में मैंने जो लिखा था वो ये था कि यही डूबे दिन मेरे, यही होते हैं सवेरे, यही मरना और जीना, यही मंदिर और मदीना, गलियां तेरी गलियां। तो सबसे फास्ट ये लिखा। बताइए कहां से सोच निकल आती है, कहां से 90 सेकंड। और ये गाना, मतलब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके लिए लोग कहते हैं कि अरे हमारे जमाने के गाने सुना करो, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें इस चर्चा से लोग अलग हटा देते हैं क्योंकि ये हर जमाने में फिट होने वाले गाने हैं। लेकिन सबसे ज्यादा समय किसमें लगा? क्या कभी दबाव भी लेकिन गाना आप बता कैसे पाएंगे अगर उसमें दबाव रहा होगा तो? या आप बता सकते हैं, क्योंकि मनोज मुंतशिर तो खुलकर किसी भी चीज पर आजकल सोशल मीडिया पे लिख देते हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल श्वेता, कुछ भी ढका छुपा के बात करना, मतलब अब शायद अगर आज भी आपको बहुत सारी चीजें पर्दे से बोलनी पड़े तो मतलब फिर आपने लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया है। वो इनसिक्योरिटी मेरे अंदर कभी नहीं रही है। जिन गानों ने बहुत किया है उनमें से एक गाना बहुत पॉपुलर गाना है, बहुत पॉपुलर गाना है वो। और इनफैक्ट अगर मैं कहूं तो टेक्निकली भी मैं ये कह सकता हूं और डेटा वाइज भी कह सकता हूं कि कोई फीमेल वॉइस में गाना पिछले 10 साल में इतना बड़ा हिट नहीं हुआ है। उस गाने की लाइन भी, पहली लाइन, एक लाइन तो बस यूं ही आ गई थी, कहीं से आ गई थी। मैं एक दिन अपने बच्चे के साथ खेल रहा था, आरव, बहुत छोटा था वो। तो जैसा कि हर घर में होता है श्वेता कि बेटा हु लव्स यू मोर, ममा और पापा। तो वो चल रहा था। मेरा उस दिन खराब था। आरू ने बोला कि ममा लव्स मी मोर। तो ममा लव्स मी मोर बोलते ही मेरी बीवी के चेहरे पे बड़ी लंबी वाली वो 100,000 वॉट की मुस्कुराहट आ गई और मेरा थोड़ा चेहरा बुझ गया। तो मैंने उसको कवर करने के लिए मैंने बोला, चल कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूं। तो ये लाइन मैंने बोली और मुझे बोलते ही लगा कि इसमें कुछ मैजिक है। मैंने अपने मोबाइल पे लाइन लिख के रख ली, कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूं। कुछ साल गुजर गए और नीरज पांडे जी फिल्म बना रहे थे MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी। उस फिल्म की एक सिचुएशन पे मैंने ये लाइन सुनाई सबको, एंड दे लव दिस लाइन। बट इस गाने को क्रैक होने में इसलिए बहुत सारा वक्त लग गया क्योंकि धोनी एक रियल कैरेक्टर है, एक जीता जागता कैरेक्टर है, और धोनी हमारे सामने थे, अभी भी हैं। तब तो बाकायदा धुआंधार खेल रहे थे वो। तो धोनी की शख्सियत के साथ आप जो लिखें वो रिलेटेबल होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि मैंने लिख तो दिया
पर लोगों तक गाना पहुंचा और लोग कह रहे हैं अरे यार धोनी ऐसा थोड़ी है। और प्लस धोनी जी की खुद की भी जो इमेज थी, मतलब ही वाज इन्वॉल्वड इन द मेकिंग ऑफ द फिल्म, कंप्लीटली इन्वॉल्व थे, बहुत सारे उनके इनपुट्स थे। तो उस गाने ने बहुत वक्त लिया, मैं ये कह सकता हूँ कि तकरीबन पूरा होने में 7 से 8 दिन चले गए होंगे। लेकिन वो 7-8 दिन का जो वक्फा था, मैं इस बात से बेहद खुश हूं कि अभी मैं आपसे कह पा रहा हूं कि वो 7-8 दिन मैंने लगाए, लेकिन पिछले 10 साल में उससे बड़ा कोई फीमेल सॉन्ग नहीं आया है। सो इट वाज वर्थ इट। पर ये जो इतने अच्छे गाने लिख रहा था, उसको किसी ने डायलॉग लिखने का काम क्यों दिया? मतलब ये बात समझ से परे है कि क्यों राजामौली को पसंद आया कि मनोज मुंतशिर मेरे लिए डायलॉग्स लिखेंगे। देखिए, इसीलिए वो राजामौली है, क्योंकि समझ से परे हैं। अगर खुदा जिसको हम गॉड या ईश्वर या अल्लाह कहते हैं, तो मैं आऊंगा राजामौली सर पे। पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि हम सबसे बड़ी गलती तब करते हैं जब हम उसको डिसाइफर करने निकल पड़ते हैं। जब हम कहते हैं कि अच्छा चलो, अगर खुदा है, अगर ईश्वर है, परमात्मा है, तो कैसा होगा? अरे भाई साहब, आपको कहां समझ में आएगा कि अगर ईश्वर है तो कैसा होगा? आपको इतना बड़ा दिमाग वर्ग थोड़ी दिया है। जब भगवान बुद्ध खुदा के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि इट्स ए नॉन एग्जिस्टेंट इश्यू, वो खामोश रह जाते हैं। जब भी उनसे ईश्वर के बारे में बात की गई, चुप रह गए। जब लाओत्जू चुप रह जाता है, लाओत्जू से पूछते हैं कि तुम बताओ भगवान के बारे में, तो वो कहता है गूंगे का गुड़ है, जिसने चख लिया वो बता नहीं सकता क्योंकि वो गूंगा हो जाता है। तो एक बहुत अच्छा शेर है किसी का कि अक्ल में जो घिर गया लाइंतहा कैसे हुआ, कि आप उसे असीम कहते हैं, पर अगर आपकी बुद्धि में घिर गया तो वो असीम कैसे हुआ? कि अक्ल में जो घिर गया लाइंतहा कैसे हुआ, जो समझ में आ गया वो खुदा कैसे हुआ? तो इसी तरह राजामौली, एसएस राजामौली जैसे लेजेंड समझ में नहीं आते, मुझे भी समझ में नहीं आए। एक छोटा सा आपको वाकया बताता हूं मैं, और वो बहुत इंस्पायर करेगा लोगों को जो मुझे सुन रहे हैं। कि एमएस धोनी के ही गाने लिख रहा था मैं, और उस वक्त उस फिल्म में एक गाना एमएम क्रीम सर कर रहे थे। एमएम क्रीम जो हम जानते हैं कि कीरवानी के नाम से वो एक लेजेंड है साउथ की फिल्मों के, मतलब पूरे हिंदुस्तान के एक है। तो मैं गाने लिख रहा था उस फिल्म के, और फिल्म थोड़ी पुश हो चुकी थी किसी वजह से। तो एक दिन एक ऐसी सिचुएशन आई जहां नीरज पांडे जी ने और एमएस धोनी ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम एक वर्ल्ड कप एंथम बनाएं, क्योंकि वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2014 का आने वाला था उस वक्त। एक वर्ल्ड कप एंथम बनाते हैं। तो वो एंथम बनाने के लिए मैं हैदराबाद गया हुआ था, प्रसाद स्टूडियो। अगर आप कभी गई हो, जमीन पे गद्दे लगे हुए हैं, मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ क्रीम सर बैठे हुए हैं, इधर बगल में नीरज पांडे जी बैठे हुए हैं, और मैंने कुछ लिखा जो छंद में था। धमनियों में दौड़ता है रक्त का प्रवाह आज, और छोर शौर्य का न शक्ति की है था आज। ऐसा कुछ बड़ा घनगरज वाला था। अचानक स्टूडियो का दरवाजा खुलता है, एक साहब बिखरे बिखरे बालों में, स्क्रफी दाढ़ी में आके एक स्टूल पे रबर की चप्पलें पहने हुए थे, बैठ जाते हैं। नोटिस ही नहीं किया मैंने कि ये कौन है। थोड़ी देर वो बैठे रहे और चले गए। मैं वापस अपने घर आ गया मुंबई। 3 दिन बाद मुझे राजामौली सर के ऑफिस से फोन आता है कि एसएस राजामौली सर वांट्स टू मीट यू। तो मैंने कहा हाँ, मतलब एसएस राजामौली से कौन नहीं मिलना चाहेगा। वो मैं मिलने चला गया उनसे, अगली फ्लाइट लेके मैं मिलने गया। तो मैं कुछ उनको पहचान तो रहा था, शक्ल मैंने पहले कभी देखी नहीं थी, बड़े मीडिया शाही हैं। उन्होंने मुझे बोला कि मनोज, यू हैव टू राइट डायलॉग्स फॉर बाहुबली। तो मैंने कहा बाहुबली के डायलॉग्स? सर आई डोंट राइट डायलॉग्स, आई एम ए लिरिक्स राइटर, आई राइट सॉन्ग्स। तो वो कह रहे हाँ दैट आई नो, बट यू हैव टू राइट डायलॉग्स। तो मैं थोड़ा घबराया। मैंने कहा 420 करोड़ की पिक्चर है, इतनी बड़ी आफत कौन अपने सर पे ले? वो भी पहली पिक्चर कौन बाहुबली लिखता है? बाहुबली का तो मतलब ये है कि आप बहुत गुजरे हो, बहुत आप रंग गए हो, आपकी कलम में धार आ गई हो, तब आप बाहुबली लिखे। तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की। अचानक उन्होंने एक बात कही कि मनोज दैट डे, मैं हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ, कि उस दिन जब आप कुछ पढ़ रहे थे और मैं वॉकिंग किया उस रूम में, तो मुझे याद आया, अच्छा ये साहब वो थे जो रबर की चप्पलों में और स्क्रफी बाल और दाढ़ी में अंदर आए थे, वो राजामौली थे। तो कह रहे मैंने आपको बोलते हुए सुना था उस दिन, तो जो तुम बोल रहे थे ना, मेरा बाहुबली वैसा ही बोलना चाहिए, बस इतना समझ। तो दैट इज हाउ बाहुबली हैपेंड। और देखिए ना कैसे मेरा वचन ही है शासन, क्या क्या नहीं निकल कर आया था वहां से, उस फिल्म से। लेकिन आपकी कुछ जैसे डायलॉग्स हैं सबने सुन लिए, गाने हैं वो सबने सुन लिए, लेकिन कविताएं जो होती हैं, जो आप इशारा समझ रहे होंगे मैं कहां पर आ रही हूं, कि मनोज मुंतशिर अपनी लिखी पंक्तियों को, अगर क्योंकि साहित्य आज तक का मंच है, ई साहित्य आज तक है, लोग घरों में जो लॉकडाउन में हैं, जो चौथे लॉकडाउन में भी अपने घरों में इस समय एक तरह से कर्मवीर ही बनकर घर पे बैठे हैं, उनको कम से कम वो पंक्तियां तो आज मिलनी चाहिए जो दुनिया के सामने कम आती हूं। बिल्कुल मिलनी चाहिए श्वेता। और मैं
एक बात कहूंगा कि बहुत मुश्किल का दौर है। जितना बड़ा खुद को गुमराह करना ये है, ये कहना है कि हम आंख बंद करके बैठ जाएं कि कोई मुश्किल है ही नहीं, ये भी गलत है। लेकिन साथ ही ये भी सोचना गलत है कि ये इतनी बड़ी मुश्किल है जिससे हम लड़ नहीं पाएंगे, जिससे हम जीत नहीं पाएंगे। जब स्पेनिश फ्लू आया था, ये कुछ एक तकरीबन 100 साल पहले की बात है, इसी हिंदुस्तान में, उस वक्त हमारी आबादी 25 करोड़ हुआ करती थी और 25 करोड़ में से 1 करोड़ 80 लाख लोग के आसपास मारे गए थे। आप ये रेशियो देख रही हैं, 1 करोड़ 80 लाख हिंदुस्तानी मारे गए थे सिर्फ 25 करोड़ की आबादी में। इतनी बड़ी आपदा हमने झेली है। और अगर आपको याद हो तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनकी उम्र उस वक्त तकरीबन 22 साल रही होगी, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा हुआ है कि वो गंगा के किनारे पे खड़े हुए हैं और गंगा के किनारे से वो देख रहे हैं अंदर, तो पानी नजर नहीं आ रहा, सिर्फ लाशें नजर आ रही हैं। इतनी लाशें गंगा में तैर रही थी, जलाने के लिए लकड़ियां कम पड़ गई थी। उनकी खुद की बेटी सरोज और उनका पूरा परिवार उसी में खत्म हो गया था। हम ऐसे दौर से गुजरे हैं। ये वही दौर था जब गांधी जी को भी स्पेनिश फ्लू हुआ था। महात्मा गांधी को, उनका पोता और उनकी पुत्रवधू दोनों का देहांत हो गया था स्पेनिश फ्लू से। लेकिन आप देखें कि ना गांधी रुकने वाले थे, ना निराला रुकने वाले थे। वहां से गुजर के निराला ने सरोज स्मृति लिखी, एक ऐसी कविता जिसको के हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा शोक काव्य कहा जाता है। उससे बड़ा शोक काव्य ही नहीं लिखा गया। और एक कविता गांधी जी ने भी लिखी थी, जो उन्होंने जाहिर सी बात है कलम और स्याही से नहीं लिखी थी, अपनी जिद और जुनून से लिखी थी। उस कविता का नाम आजाद हिंदुस्तान है। वो आज हम सबके सामने। तो ये लोग हारे नहीं, ये लोग रुके नहीं। हमें कोई ये ना बताए दुनिया में आके कि देखो तुम तो क्या है, तुम तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हो, तुमसे हो नहीं पाएगा। जर्मनी नहीं लड़ पा रहा है, ब्रिटेन नहीं लड़ पा रहा है, अमेरिका नहीं लड़ पा रहा है, स्पेन नहीं लड़ पा रहा है, तुम कैसे लड़ोगे? हमसे ये मत कहना। मैं एक कविता अपने सभी सुनने वालों को, और शायद हमारी यही आखिरी पेशकश होगी आज की, मैं ये सुनाना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप जितना कुछ मैंने और श्वेता ने बातें की हैं, अगर आप वो सब भूल भी जाएं तो ये कविता आप याद रखें कि दुनिया में कई तरह के झूठ हैं, लेकिन सबसे बड़ा झूठ क्या है मैं बताता हूं। तुमसे हो नहीं पाएगा, तुमसे हो नहीं पाएगा, ये 4 लफ्ज झुठलाते हैं उस कायनात को जो कभी आग का गोला थी और आज जन्नत की तस्वीर है। ये 4 लफ्ज झुठलाते हैं तुम्हारी नसों में खौलती उस एटमी ताकत को जिसमें नए जमीनों आसमान पैदा करने की तासीर है। तुमसे हो नहीं पाएगा। अगर ये 4 लफ्ज सच हैं तो क्या इंसान का चांद पर जाना और वहां से मिट्टी लाना झूठ है? क्या एक लंगोटी पहने हुए फकीर का ब्रिटिश हुकूमत से टकराना और जीत के आना झूठ है? क्या 9 मजहबों और 3000 जातियों वाले इस देश का एक तिरंगे तले आके जन गण मन गाना झूठ है? जरा कह दो उनसे जो हमें नामुमकिन का सबक सिखाते हैं कि 70 साल पहले हम सिर्फ सुई बनाते थे, रुई बनाते थे, आज रॉकेट्स बनाते हैं। कभी सपेरे कहलाते थे, आज एशिया की शान कहलाते हैं, जिसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री कह के हाशिए पे डाल दिया, आज उसी के बेटे बेटियां तुम्हारी दुनिया चलाते हैं। चलो मान लिया कि आज सूरज धुंधला पड़ गया है, चांद फीका, मान लिया कि आज चेहरा उतरा हुआ है जिंदगी का, मान लिया कि आज कश्तियां डगमगा रही हैं, हिम्मतें लड़खड़ा रही हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम संभलना भूल जाएंगे, मौसम बदलना भूल जाएंगे, चिराग जलना भूल जाएंगे। अरे पैरों में कांटा चुभ गया तो क्या हम चलना भूल जाएंगे? मुश्किलों कब तक सर उठाओगी? एक दिन हम तुम्हें झुकना सिखा देंगे। आज तुम्हारा दिन है, हवा में उड़ लो, कल हमारा दिन होगा, तुम्हें ठोकरों से उड़ा देंगे। आज कैलेंडर पे तारीखें ठहर गई तो क्या वो दिन भी बीते हैं, ये दिन भी बीतेंगे। हम पहले भी लड़के जीते हैं, इस बार भी लड़के जीतेंगे। ये दिल परिंदा है, फिर से फड़फड़ाएगा, पंख फैलाएगा और ऐसी उड़ान भरेगा कि सितारे चूम के आएगा। हमसे दोबारा मत कहना कि तुमसे हो नहीं पाएगा। वाह! और इन 4 शब्दों से नहीं बल्कि 3 शब्दों से हम अंत करेंगे, तुमसे हो पाएगा। बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी ये बातचीत रही है मनोज। बहुत मजा आया है इस बातचीत को करने में और मुझे यकीन है कि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं इस डिस्टेंसिंग के जरिए हमें, उन्हें ई साहित्य आज तक का मंच का ये सत्र बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज मुंतशिर। थैंक यू श्वेता, थैंक यू वेरी मच।